मूवी की शुरुआत होती है एक मिडिल एज्ड आदमी पॉल से, जो समंदर में स्विमिंग कर रहा होता है। स्विमिंग करते वक्त अचानक उसकी नज़र आसमान में बने एक अजीब और डरावने फनल पर पड़ती है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि उसके आसपास पानी में चुपचाप बुलबुले का एक गोल दायरा बन रहा है। कुछ ही देर बाद वो बुलबुले बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। बाद में पॉल स्विमिंग खत्म करके अपने घर लौट आता है, जो समुद्र के किनारे बना हुआ है। 2 मई को पॉल, जो एक शिप बिल्डिंग कंपनी का मालिक है, काम पर पहुंचता है। कंपनी के वर्कर्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर पूरा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इसी ऑर्डर पर उनके बिजनेस का फ्यूचर डिपेंड करता है। या तो कंपनी बच जाएगी या फिर बर्बाद हो जाएगी। अपने एम्प्लॉयज़ का काम चेक करने के बाद पॉल घर के लिए निकल पड़ता है। शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे को पीछे छोड़कर वो समुद्र किनारे की शांत जिंदगी की तरफ लौट आता है। घर पर उसकी वाइफ एलिसे और बेटी मिया उसका इंतज़ार कर रही होती है। तीनों मिलकर एक खुश और परफेक्ट फैमिली की तरह लगते हैं। थोड़ी देर बाद पॉल नोटिस करता है कि किचन का नल काम नहीं कर रहा, इसीलिए वो मिया को साथ लेकर बेसमेंट में जाता है। उनकी पेट कैट टोफू भी उनके पीछे पीछे आना चाहती है, लेकिन वो उसे अंदर नहीं आने देते, क्योंकि बेसमेंट में रखे एक्वेरियम की मछलियों पर टोफू हमला कर सकता है। जब मिया एक्वेरियम की मछलियों को देख रही होती है, तब पॉल बॉयलर की मरम्मत करता है, जिसमें से पानी लीक हो रहा होता है। इसी दौरान मिया एक स्पाइडर देखकर डर जाती है और पॉल से उसे मारने के लिए कहती है, लेकिन पॉल मना कर देता है और समझाता है कि स्पाइडर्स फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वो मच्छर और मक्खियों को खा जाते हैं। उसके बाद दोनों एक मज़ेदार गेम खेलते हैं। पॉल एक मॉन्स्टर बनने का नाटक करता है और दिखाता है कि जैसे वो मिया को खा जाएगा। ये देखकर मिया जोर जोर से हंसने लगती है। ऊपर वापस आने के बाद पॉल खाना बनाना शुरू करता है। डिनर के बाद पूरा परिवार लिविंग रूम में मिलकर डांस करता है और खूब मस्ती करता है। जब मिया सोने चली जाती है, तब पॉल और एलिसे साथ में डांस करते रहते हैं और आखिर में बेडरूम में चले जाते हैं। 5 मई की सुबह पॉल उठकर शावर लेने जाता है। नहाते वक्त वो एक अजीब बात नोटिस करता है। शावर हेड पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा ऊपर लग रहा होता है, जैसे उसकी हाइट बढ़ गई हो या फिर पॉल की हाइट कम हो गई हो। पॉल बाद में अपनी शर्ट पहनता है और महसूस करता है कि वो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसीलिए वो दूसरी शर्ट निकाल लेता है। ऑफिस में उसे पता चलता है कि उनके इम्पोर्टेंट ऑर्डर की पेमेंट फिर से डिले हो गई है और ये बात उसे बहुत परेशान कर देती है। शाम को अपने पिता के खराब मूड के बावजूद मिया उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाने के लिए मना लेती है। पॉल उसे अपनी पीठ पर बिठाकर राइड भी देता है। 7 मई को पॉल देखता है कि उसके सारे कपड़े उसके लिए बहुत ही बड़े हो गए हैं और उसके काफ़ी वज़न भी कम हो गई है। ये देखकर वो घबरा जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है, जहां उसे शॉक लगता है जब पता चलता है कि उसकी हाइट अब सिर्फ 176 सेंटीमीटर रह गई है। पॉल का कहना है कि 18 साल की उम्र से ही उसकी हाइट 180 सेंटीमीटर थी, लेकिन डॉक्टर इस कमी का कारण उसकी उम्र और स्ट्रेस को बताता है। कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, पर पॉल विरोध करता है, क्योंकि उसके हिसाब से 4 सेंटीमीटर कम हो जाना बहुत ज़्यादा है। बाद में ऑफिस में पॉल नोटिस करता है कि उसका सेफ्टी हेलमेट भी उसके लिए बड़ा हो गया है। इन सब बदलाव को लेकर वो इतना परेशान हो जाता है कि रात को सो भी नहीं पाता। इसीलिए वो अपना समय प्रोडक्टिव तरीक़ों से इस्तेमाल करने का फैसला करता है और वर्कआउट करना शुरू कर देता है। 20 मई को नहाते वक्त पॉल देखता है कि शावर हेड भी अब उससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर लग रही है। इतना ही नहीं, उसकी शादी की रिंग भी उसकी पतली होती उंगली से फिसल कर निकल जाती है।
बाद में जब वो अपनी वाइफ एलिसे से मिलता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि पॉल अब उससे काफ़ी छोटा हो चुका होता है। दोनों घबरा कर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां डॉक्टर्स हर तरह के टेस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाता कि पॉल के साथ आखिर हो क्या रहा है। हर रिपोर्ट के मुताबिक वो पूरी तरह हेल्दी है। डॉक्टर्स सिर्फ इतना नोट कर पाते हैं कि उसके शरीर के सभी मेजरमेंट्स प्रोपोर्शनेटली छोटे हो रहे हैं। बेमकसद टेस्ट से तंग आकर पॉल बिना परमिशन के हॉस्पिटल छोड़ देता है और घर लौट आता है। अगले कुछ दिनों में पॉल लगातार छोटा होता रहता है। वो मजाक में कहने लगता है कि अब उसे सर्कस ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि वो लगभग उनके बिल्ली टोफू जितना छोटा हो गया है। एलिसे को डर लगता है कि कहीं टोफू उस पर हमला ना करते, इसीलिए वो बिल्ली को घर से बाहर रखने लगती है। 30 जून को पॉल की हाइट लगभग 40 सेंटीमीटर रह जाती है। जब वो घर में अकेला होता है तब उसकी नज़र खिड़की के बाहर खड़ी टोफू पर पड़ती है जो उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। अचानक पॉल को किसी के दरवाजे खोलने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत भागकर छुपने लगता है और बेड के नीचे घुस जाता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि आया हुआ आदमी एक ब्रोकर है जो घर के पोटेंशियल बायर्स को घर दिखाने आया है। ब्रोकर बताता है कि घर के ओनर इसे बेच रही है क्योंकि उसका पति गायब हो गया है और ये घर उसे पुरानी यादों की याद दिलाता रहता है। पॉल गुस्से में सोचता है कि मैं गायब नहीं हुआ हूँ, मैं तो सिर्फ छोटा हो गया हूँ। कुछ देर बाद जब एलिसे घर लौटती है तो पॉल उसे डांटने लगता है। वो कहता है कि उसने विजिटर्स के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया और घर बेचने का फैसला उससे पूछे बिना कैसे कर लिया। एलिसे समझाती है कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। पॉल डॉक्टर्स की बात नहीं मानता और फैमिली मॉर्गेज भी नहीं भर सकती क्योंकि घर का कमाने वाला सिर्फ इकलौता पॉल ही था। पॉल जवाब देता है कि वो किसी लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट या लैब रैट नहीं बनना चाहता और अपने आप को बीमार भी नहीं मानता। उसकी परेशान वाइफ उसे सिचुएशन की गंभीरता समझाने की कोशिश करती है। पॉल मजाक में कहता है, सिचुएशन की ग्रेविटी ये तो काफ़ी फनी है। 5 जुलाई को मिया अपने छोटे हो चुके पिता को एक डॉल हाउस में रख देती है जहां वो काफ़ी सुरक्षित और आराम से रह सकता है। अपने नए घर को देखते हुए पॉल बेटी को हंसाने के लिए मजाक करता है और एक डॉल के साथ डांस भी करता है, लेकिन जब मिया मॉन्स्टर बनकर जोर से दहाड़ता है तो उसकी चीख पॉल के नन्हे कानों को दर्द पहुंचाती है। मिया तुरंत बुरा महसूस करती है और माफ़ी मांग लेती है। रात को पॉल अपनी वाइफ के हाथ पर चढ़कर उसके साथ बेड तक पहुंचता है। अब एलिसे का हाथ भी उसे बहुत बड़ा लगने लगता है। 10 जुलाई को पॉल फिशिंग टैकल की मदद से एक छोटी रस्सी और हुक बना लेता है क्योंकि घर में इधर उधर घूमना उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। तभी अचानक टोफू एक छोटे दरवाजे से घर के अंदर घुस जाता है। उसे देखकर पॉल डर जाता है। बिल्ली से बचने की कोशिश में वो गलती से हुक पर गिर जाता है और खुद को चोट पहुंचा लेता है। वो अपनी खून से सनी हुई शर्ट उतारता है, एक सिलाई की सुई को हथियार बना लेता है और डॉल हाउस की तरफ दौड़ता है, लेकिन टोफू उसका पीछा करती रहती है। बचने के लिए पॉल बेसमेंट के दरवाजे के नीचे बनी एक दरार से लुढ़क कर निकल जाता है। टोफू अपने शिकार पर वार करने के लिए पंजा उठाती है जिससे पॉल सीढ़ियों से गिरकर बेसमेंट के एक कचरे के डब्बे में जा गिरता है। कुछ देर बाद एलिसे घर लौटकर फ्लोर पर पड़ी अपने पति की खून लगी शर्ट को देखती है और उसे ढूंढने लगती है। वो बेसमेंट तक जाती है। पॉल पूरी ताकत से उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी छोटी होती है कि एलिसे सुन नहीं पाती। इसी वक्त टोफू भी वहाँ आ जाती है। पॉल बिल्ली का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ताकि एलिसे समझ जाए कि वो जिंदा है, लेकिन एलिसे ये मान लेती है कि बिल्ली ने उसके पति को मार कर खा लिया है। ये सोचकर वो टूट जाती है और ऊपर चली जाती है, जबकि बेचारा पॉल बेसमेंट में अकेला रह जाता है। पूरा दिन कचरे के डब्बे में बिताने के बाद पॉल अपने लिए नए कपड़े बनाता है और बाहर निकलकर बेसमेंट का जायजा लेता है।
डब्बे से बाहर आकर वो बेसमेंट की विशाल दुनिया में कदम रखता है। वहीं उसे वो सुई भी मिल जाती है जो उसके साथ नीचे गिर गई थी। पॉल उस सुई को हथियार बना लेता है। थोड़ी देर बाद उसे एक मकड़ी की आवाज़ सुनाई देती है। प्यास बुझाने और खुद को साफ करने के लिए वो लीक कर रहे बॉयलर तक पहुंचता है। अगली सुबह पॉल ऊपर से आवाज़ सुनता है और सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है, लेकिन फिर भी अपने परिवार का ध्यान नहीं खींच पाता। वो मिया को कहते हुए सुनता है कि वो बेसमेंट में जाकर अपने पापा को ढूंढना चाहती है, लेकिन उसकी माँ उसे नीचे जाने नहीं देती। पॉल समझ जाता है कि हार मान लेना अभी जल्दी होगा। उसे सफ़ेद चौक का एक टुकड़ा मिलता है और वो फ्लोर पर बड़ा बड़ा लिखता है, पॉल। योजना काफ़ी अच्छी थी, लेकिन एक बड़ी समस्या ये थी कि घर का कोई भी मेंबर बेसमेंट में आता ही नहीं था। बाद में पॉल को भूख लगती है और खाने की तलाश में वो इधर उधर घूमता है। इसी दौरान उसे एक माउस ट्रैप दिखता है जिसमें चीज़ का एक टुकड़ा लगा हुआ होता है। चीज़ के उस टुकड़े को कुछ चींटियां खा रही होती है। पॉल अपने सुई से उन्हें भगा देता है। उसके बाद पॉल चीज़ खाना शुरू करता है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक मकड़ी नजर आती है और वो उससे डराने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए पॉल जोर जोर से आवाज़ करता है ताकि मकड़ी दूर भाग जाए। बाद में पॉल एक्वेरियम के पास रखे कार्डबोर्ड बॉक्स में एक सुराख बनाने की कोशिश करता है। एक कील, कपड़े के टुकड़े और पानी से भरी बोतल कैप की मदद से वो कार्डबोर्ड को गीला करता रहता है। काफ़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो उसमें एक रास्ता बना लेता है और अंदर घुस जाता है और रात वही गुजारने का फैसला करता है। 15 जुलाई को पॉल को ऊपर से आवाज़ें सुनाई देती है। वो कील और पेपर क्लिप को बजा बजा कर अपनी वाइफ का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है। फिर वो अपनी वाइफ की फ़ोन पर बातचीत सुन लेता है और उसे पता चलता है कि घर बिक चुका है और वो लोग जल्दी ही यहाँ से शिफ्ट होने वाले हैं। ये समझकर कि इंतज़ार करने का अब कोई फ़ायदा नहीं, पॉल शराब पीने का फैसला करता है और बेसमेंट के वाइन सेलर की तरफ जाता है। अपनी सुई से बॉटल के कॉर्क में छेद करता है और टपकती हुई वाइन को एक तिम्बल में भरकर पीने लगता है, लेकिन अल्कोहल उस पर उल्टा असर करती है और वो तुरंत उल्टी करने लगता है। तभी उसकी नज़र मकड़ी पर पड़ती है जो उसे घूर रही होती है। अब वो मकड़ी उससे भी कई गुना बड़ी हो चुकी होती है। पॉल अपनी सुई को हथियार बनाता है, एक्वेरियम पर चढ़ता है और मकड़ी को लड़ाई के लिए ललकारता है। कुछ ही पल बाद मकड़ी उसे डरा देती है और पॉल एक्वेरियम के पानी में गिर जाता है। पानी में गिरकर उसे अपने पुराने दिनों की याद आ जाता है जब वो समुंदर में डाइविंग करता था और गोल्डफिश को देखकर उसे कुछ देर के लिए सुकून मिलता है। बाहर निकलने के बाद वो बकेट में बचा हुआ फिश फूड देखकर उसे गिरा देता है, लेकिन उसे खाने की हिम्मत नहीं करता। बाद में जब वो अपने छुपने की जगह पर लौट रहा होता है तब मकड़ी फिर सामने आ जाती है। इस बार वो अंधेरे में किसी शिकारी की तरह उसका इंतजार कर रही होती है। पॉल सुई से वार करता है और भागकर एक बुकशेल्फ के पीछे छुप जाता है, लेकिन मकड़ी उसका पीछा करती है और उसे दीवार के साथ दबा देती है। निराशा के उस पल में पॉल एक लकड़ी का तेज टुकड़ा उठा लेता है और मकड़ी के चेहरे में घुसा देता है, जिससे उस मकड़ी की आँख खराब हो जाती है। लेकिन मकड़ी की बहुत सारी आँखें होती है। आखिरकार मकड़ी पीछे हट जाती है। उसे पूरी तरह भगाने के लिए पॉल जोर से चीखता है और मकड़ी वहां से भाग जाती है और एक मैचिस जलाकर आग लगा देता है। छोटी सी आग के पास बैठकर वो खुद को गर्म रखता है। उसके साथ एक टिन का सोल्जर भी होता है जो मिया का खिलौना था। पॉल उदास होकर कहता है कि उसे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है। वो उस खिलौनों से कहता है कि अगर मुमकिन हो तो मिया को बता देना कि उसका पापा उसे बहुत प्यार करते हैं।
और अभी भी जिंदा है। 20 जुलाई को पॉल अब भी मुश्किलों भरी जिंदगी जी रहा है, लेकिन वो किस्मत के सामने हार मानने को तैयार नहीं होता। जब उसे ऊपर से कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वो सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है ताकि नीचे आने वाले आदमी का ध्यान खींच सके। लेकिन उस आदमी के विशाल कदमों की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि पॉल के कान लगभग बहरे हो जाते हैं और उसे असहनीय दर्द होने लगता है। जब वो आदमी चला जाता है तो पॉल नोटिस करता है कि एक्वेरियम का गोल्ड फिश भी गायब हो चुका है। ये देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाता है। उसके 10 दिन बाद पॉल और भी छोटा हो चुका होता है। अब तो मच्छर भी उसे किसी जायंट की तरह लगते हैं। मच्छरों को उड़ते देखते हुए उसकी नज़र बेसमेंट की खिड़की पर लगी मॉस्किटो नेट पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। शायद वो उसके रास्ते बाहर निकल सकता है। अपनी पूरी ताकत जोड़कर वो शेल्फ के लकड़ी के पैर पर चढ़ना शुरू कर देता है। काफ़ी मेहनत के बाद वो ऊपर पहुंचता है और फिर छलांग लगाकर बेसमेंट की पत्थर वाली दीवार पर जा गिरता है। अब पत्थरों के बीच के दरारें उसे किसी पहाड़ी सड़क जैसी लगती है। रात होने तक वो बॉयलर के पास पहुंच जाता है और वहां एक मकड़ी का अड्डा देख लेता है। वो सावधानी से जाले के पास से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसमें उलझ जाता है। मकड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अब वो कोई आम मकड़ी नहीं लग रही थी, बल्कि पॉल को वो एक भयानक राक्षस जैसा लग रहा था। पॉल इतना डर जाता है कि उसका पेशाब तक निकल जाता है और वो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन आखिरी पल में मकड़ी पीछे हट जाती है, शायद उसकी खराब आंखों की वजह से, या फिर वो पॉल को देखकर दया कर देती है। जो भी हो, पॉल बच जाता है। वो आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार मॉस्किटो नेट तक पहुंच जाता है, लेकिन अभी भी उसका साइज इतना बड़ा होता है कि वो नेट के छेद से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए उसे सुबह तक इंतज़ार करना पड़ता है ताकि वो और छोटा हो जाए। अगले दिन सुबह उसकी नींद खुलती है एक चींटी की वजह से। तभी वो विशाल मकड़ी फिर उसकी तरफ आती है। खुशकिस्मती से अब पॉल इतना छोटा हो चुका होता है कि मॉस्किटो नेट से वो निकल जाता है, जबकि मकड़ी उसका पीछा नहीं कर पाती। आखिरकार पॉल बेसमेंट से निकलकर बाहरी दुनिया में पहुंच जाता है, लेकिन बाहर की दुनिया और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। लेकिन पॉल अब आज़ादी से ज़मीन पर चलता है, पानी की एक बूंद के पास रुकता है और फिर एक सफ़ेद तितली को अपनी तरफ आते देखता है। अपने मन की आवाज़ में वो कहता है कि आखिरकार वो अपने पिंजरे से आज़ाद हो गया है और अब उसे किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा। तितली के उड़ जाने के बाद पॉल आसमान में चमकते सितारों को देखता है और अपनी बेटी मिया को याद करता है। उसी वक्त दुनिया के किसी और कोने में मिया भी उन्हीं सितारों को देख रही होती है और दोनों एक ही आसमान के नीचे एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं।